आप सभी का पुनः मिशन इंस्टीट्यूट रायबरेली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग भारतीय संविधान एक अनवरत अध्ययन सीरीज पर कार्य कर रहे थे, जिसमें तीन एपिसोड पर कार्य हो चुका था और तीसरे एपिसोड में आपने पढ़ा था भारतीय संविधान की संविधान सभा द्वारा किस तरीके से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान तैयार किया गया। इस तक की परिपाटी को भारतीय संविधान आपको 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया और उसी के साथ ही हमारा हिंदुस्तान गणतंत्र घोषित हो जाता है, गणतंत्र बन जाता है। यहाँ तक जितना हम लोगों ने पढ़ा था, प्रतियोगी परीक्षाओं में देखेंगे तो कुछ तथ्यों की बात होती है। कंटेंट तो अलग होता है लेकिन तथ्यों पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की जो क्लास हम लोग करेंगे वो इसी बिंदु पर केंद्रित होगी कि इन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया तक कौन कौन से ऐसे मूलभूत तथ्य हैं जिन पर हम लोगों को फोकस करना चाहिए, जिनके माध्यम से हम प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकें। तो उन्हीं तथ्यों पर हम बात करते हैं और तथ्यों पर बात जो रखेंगे वो तार्किक माध्यम से, ताकि आपको अनवरत रूप से याद रहे। हम लोगों ने देखा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तत्पश्चात अगर और आगे देखें तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया जाता है। एक घटना होती है 1857 के संग्राम की, और उस घटना के पश्चात जैसे ही ब्रिटिश संसद अपने हाथों में शासन सत्ता लेती है, उसी के साथ उसने क्या किया कि जो भारतीय गवर्नर जनरल था उसके पद का नाम परिवर्तित कर दिया और उसे ब्रिटेन के सम्राट के या ब्रिटेन की महारानी के प्रतिनिधि के रूप में बना दिया और इसे इंडियन वायसराय कहा जाने लगा, भारतीय वायसराय के नाम से जाना। लेकिन आगे चल करके आप फिर देखते हैं तो आज़ादी के बाद आप देखते हैं तो वहाँ वायसराय नाम नहीं मिलता है। उसका कारण क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा पुनः वायसराय के पद को भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में संबोधित किया जाना शुरू कर दिया गया था। तो इस पर अगर देखेंगे तो आप लोग अगर एक कोड ध्यान रखें, इसी कोड से आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। विलियम की मौसी, अगर इस कोड को आप ध्यान रखें, और बहुत आसान है इस कोड को ध्यान रखना, और जैसे इसका डिकोड करना आप सीख जाएंगे तो बंगाल का पहला गवर्नर, भारत का पहला गवर्नर जनरल, जैसा आप देखते होंगे हर परीक्षा में, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में यहां से एक आपको तथ्य मिल जाता है। तो मैंने विचार किया कि अगर हम आपको कंटेंट तो पढ़ाते चले जा रहे हैं और अगर तथ्य स्पष्ट नहीं हुए या तथ्यों की स्पष्टता नहीं आई और आपको वो तथ्य ज्ञात नहीं होंगे, तो आपके जो एक दिवसीय परीक्षाएं हैं या कह दिया जाए प्रीलिम्स परीक्षाएं, वो आप क्वालिफाई करने में समस्या करेंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि एक क्लास आपको इसी महत्वपूर्ण तथ्यों पर देते हैं और उनसे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी सुविधाएं प्राप्त हुई। अब जैसे कोड लिखा गया रॉबर्ट है विलियम की मौसी, तो पहला रॉबर्ट क्लाइव के विषय में, रॉबर्ट क्लाइव, इसका पूरा नाम है रॉबर्ट क्लाइव, और इसके संबंध में आपको मालूम होगा कि यह मद्रास का गवर्नर बनकर के आता है, मद्रास में क्लर्क बनकर के आता है, और ये क्लर्क आगे चल करके बंगाल का पहला गवर्नर बनता है, और जिसे हम लोग 60 शब्दों में संबोधित कर सकते हैं, बीजी, बंगाल गवर्नर। तो पहला बंगाल गवर्नर अगर कोई बना तो रॉबर्ट क्लाइव बना। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स 2 रहते हैं, आपको यह भी ध्यान रखना है, एक लॉर्ड हेस्टिंग्स है और एक वारेन हेस्टिंग्स है। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर वारेन हेस्टिंग्स, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है। यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। पीछे आप देखेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर चुका है। अब इनको देखेंगे विलियम, तो इनका नाम है विलियम बेंटिंग, और अगर पूरे नाम की बात करें तो विलियम केवेंडिश बेंटिंग, केवेंडिश बेंटिंग। और एक केवेंडिश बेंटिंग जो रहते हैं, इनको अगर देखेंगे तो इनका नाम चेंज हो जाता है इंडियन गवर्नर जनरल के रूप में। पहले जो बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर होता था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा उसे
बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसियों पर प्रभुत्व स्थापित कर दिया गया। एक तरीके से वो उन तीनों प्रेसिडेंसियों के संचालक के रूप में काम करेगा और उसकी सहायता के लिए गवर्नर जनरल की परिषद होती थी। बंगाल गवर्नर जो है, बंगाल गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इंडियन गवर्नर जनरल के रूप में। तो पहला इंडियन गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक। फिर और आगे चलते हैं की से, तो की से आप क्या कर सकते हैं, इसको की से ये गवर्नर जनरल जो होता है इंडियन वायसराय के रूप में बदल जाता है, और पहला वायसराय भारत का जो होता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन है? लॉर्ड कैनिंग। इसको आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय। माउंटबेटन, अब देखेंगे स्वतंत्र भारत में ये लॉर्ड माउंटबेटन की बात है, लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये आजाद भारत के या स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए, पहला गवर्नर जनरल, तो ये आप बता देंगे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया जाएगा? तो किसे बनाया गया? स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और यहां पर देखेंगे स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, पहला भारतीय गवर्नर जनरल, पहला भारतीय गवर्नर जनरल। तब आप देखेंगे सी से सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी ये दक्षिण भारत से थे, राजगोपालाचारी। अब यहां से पुनः एक बार देख लें तो आपको अगर इतना कोड ध्यान हो जाए तो जिन प्रश्नों पर आप कंफ्यूज होते हैं वो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम कैवेंडिश बेंटिंक, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और अगर यहां देखेंगे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। तो इस कोड को मुझे उम्मीद है कि आप इस कोड को याद कर लेंगे और एक दो बार आप अपनी पुस्तकों पर, अपनी कापियों पर एक दो बार इस कोड को अभ्यास के रूप में डिकोड कर लेंगे। तो उम्मीद है कि इससे आने वाला प्रश्न चाहे वो वनडे का हो चाहे सिविल सेवा का हो, आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक और आपको ध्यान रखना है, दूसरे कोड के रूप में अगर हम बात करें तो इससे एक कोड से कई सारे तथ्य आपके सही हो जाएंगे। इसी तरीके से एक कोड और बना सकते हैं। एक चित्र मैं बना दे रहा हूं और उस चित्र के माध्यम से आपको और कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर एक चित्र ऐसे बना लेना है बीजी, और इसको आगे चल करके बीजीजी, और फिर आगे चल करके आईजीजी, और फिर उसके आगे चल करके आईवी, और फिर उसके आगे चल करके आईजीजी। ये अगर इस तरीके की परिपाटी आप ध्यान रखें कि ये किस तरीके से बदलाव किए जाते हैं। तो बंगाल गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो यहां पर ध्यान रखना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है। और इस रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर का नाम बदल दिया जाता है बंगाल गवर्नर जनरल, और उसकी शक्ति में भी वृद्धि हो जाती है। और फिर आप देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा पुनः ब्रिटेन सरकार ने परिवर्तन किया कि बंगाल गवर्नर जनरल को अब जितना भी ब्रिटिश भूभाग था भारत में, जिस पर भी शासन सत्ता चल रही थी ब्रिटिश सरकार की, उसने उस पूरे भूभाग का सर्वे सर्वा बना दिया इंडियन गवर्नर जनरल को। फिर इंडियन गवर्नर जनरल को 1857 की क्रांति होने के कारण जब 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है, यहां पर देखेंगे तो ये 1833 का चार्टर एक्ट है और इसके द्वारा परिवर्तन किया गया। और यहां पर आप देखेंगे तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम है। और इस भारत सरकार अधिनियम जिसे आपने पीछे पढ़ा था, पिछली क्लास में अध्ययन किया था, इसे बेटर गवर्नमेंट एक्ट फॉर इंडिया के नाम से संबोधित किया गया। इंडियन वायसराय का पुनः पद बदल दिया जाता है भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में, यह आपको ध्यान रखना है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, यही भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है।
भारत शासन अधिनियम। अब यहां से आप चाहेंगे तो इन बिंदुओं को आप क्रमशः नोट कर लीजिएगा, इन कोडों को लिख लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो किताबें आ रही हैं और जो काफी सारे अध्यापक ऐसे हैं जो पढ़ा रहे हैं लेकिन इस बात को क्लियर नहीं कर पाते कि कब क्या परिवर्तन हो रहा, और आपसे परीक्षक भी यही चाहता है कि जहां संक्रमण है, जहां परिवर्तन है, वहां से प्रश्न बनाए जाएं। उनकी आपको समझ है कि नहीं? तो मुझे उम्मीद है कि दोनों कोडों के माध्यम से आपको यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि बंगाल गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, भारत के गवर्नर जनरल को भारतीय वायसराय कब बनाया गया, भारतीय वायसराय को पुनः भारत गवर्नर जनरल का नाम कब दिया गया। ये आपको इस कोड से पता हो जाएगा। और पूर्व का कोड जो मैंने लिखा है रॉबर्ट है विलियम की मौसी, उसके माध्यम से आपको यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि कौन किस पद पर पहली बार आता है। इसके आगे हम लोग और तथ्यों की बात करें तो और तथ्यों पे देखेंगे। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन संचालित हो रहा था उस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन संचालन के लिए दो संस्थाएं काम करती थी। आप यहां पर अगर देखेंगे तो उन संस्थाओं में ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी, इसका संचालन करने के लिए एक संस्था थी सीडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल, और एक संस्था आपने देखा था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बनाई गई थी बीसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 में, ये 1784। अब ये दोनों संस्थाएं काम कर रही थी। आगे चल करके 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा देखते हैं इन दोनों संस्थाओं की पावर इंडियन काउंसिल का मतलब भारतीय परिषद को ट्रांसफर कर दी गई, भारतीय परिषद बना दी गई, 15 सदस्यीय भारतीय परिषद। ये आपको ध्यान रखना होगा, यहां से क्वेश्चन बार बार आया है। 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन कर दिया गया, 15 सदस्यीय भारत परिषद। अब ये 15 सदस्यीय भारत परिषद के पास पूरी पावर चली गई और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन संचालन में मुख्य भूमिका निभाने लगी। और आगे थोड़ा सा बढ़ जाए, अब यही प्रश्न पीछे पूछा गया है, जूनियर की परीक्षा हुई थी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराई गई थी, जूनियर स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती, तो उसमें यही पूछा गया था इंडियन काउंसिल या इंडियन परिषद को समाप्त कब किया गया। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, 1935 के एक्ट द्वारा इस व्यवस्था को इंडियन काउंसिल या भारत परिषद को समाप्त कब किया गया, तो आप बता देंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। यह भी आपको एक तथ्यात्मक बात ध्यान रखनी होगी। अगर आपको यह क्रम पता रहेगा कि कब कैसे संचालित हुआ, जैसे पूर्व में हमने बताया ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा था उसको संचालित करने वाली ब्रिटेन में दो संस्थाएं थी, एक सीडी थी और एक फिर बीसी बनाएगी। बीसी कब बनाएगी? 1784 में। और सीडी और बीसी की ताकत को समाप्त कर दिया गया कब? जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन सत्ता 1858 में ब्रिटिश ताज के पास या क्राउन के पास चली गई। इसके पश्चात आप देखते हैं जब यह शासन सत्ता ब्रिटेन सरकार के पास चली गई तो उसने एक काम किया था, इंडियन गवर्नर जनरल का पद जो था उसको इंडियन वायसराय में तब्दील कर दिया। दूसरा काम उसने किया था कि एक इंडियन सेक्रेटरी का पद बनाया था, भारत सचिव का पद बना दिया था, उस भारत सचिव को बना दिया था, और एक भारत परिषद 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया था। यह आपसे मेंबर संख्या सहित पूछा जा सकता है। और कब गठन किया गया? 1858 में। और फिर देखते हैं, यह पूछा जाता है प्रश्न कि इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद या भारत परिषद कब समाप्त की गई? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। यहां से आपको 2-3 प्रश्न यहां से मिल जाएंगे। आपको इस फिगर को भी ध्यान रखना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो आप इसको वीडियो को रोक करके इस चीज को नोट कर सकते हैं। और इनको बिंदुवार नोट कर लेंगे तो आपको छोटी छोटी पुस्तकों या फिर गाइडों पे परेशान नहीं होना पड़ेगा और आप अपना पेपर आसानी से सॉल्व कर सकेंगे जिस भी स्तर की आप परीक्षा दे रहे होंगे। हम लोग इन तथ्यों के पश्चात अगर आगे चले तो आपको और तथ्यों पर बात करें तो जब संविधान सभा की प्रक्रिया चल रही थी तो भारतीय संविधान में आपने देखा था संविधान सभा का अध्यक्ष आपको कंफर्म हो गया था। अध्यक्ष की बात करें तो इस पर प्रश्न कैसे आते थे? एक अस्थायी अध्यक्ष की बात आई थी और अस्थायी अध्यक्ष पे हमने डेट टू डेट बता दिया था। इस पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बाद देखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा, इनके पश्चात अगर देखें तो सच्चिदानंद सिन्हा के पश्चात स्थायी अध्यक्ष, और स्थायी अध्यक्ष की बात देखते हैं तो स्थायी अध्यक्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी मैं चर्चा कर चुका था, किस डेट में बने, कैसे बने, आप पूर्व के वीडियो से देख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अब फिर स्वतंत्र भारत में पहला अध्यक्ष, तब भी इनका नाम आता है। अब अगर पुनः यहां पर देखें तो अध्यक्ष के पश्चात एक बार बार क्वेश्चन आया है, भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था। अब यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब वो कंफ्यूज क्या रहते हैं, देखिएगा 2-3 बातें हमने पूर्व में भी समझा दी थी। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी ये जो है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे, एच.सी. मुखर्जी। और एच.सी. मुखर्जी का तात्पर्य है हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। आप इसको देख लीजिएगा, कई बार इसी प्रश्न को रिपीट किया गया है। हरिश्चंद्र मुखर्जी ये भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। अब क्या है, एक और विशेष विडंबना है कि लोग क्या समझते हैं बी.एन. राव और बेनेगल नरसिंह राव एक ही व्यक्ति हैं। इसको हमने भी पूर्व के वीडियो में आपको समझा दिया था। यहां पर हम लोग देखेंगे कि उन्हीं के संबंध में, बी.एन. राव के संबंध में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। मेरा आज का उद्देश्य ये था कि यहां पर इस क्लास में इसी बात को डिफाइन करना था कि डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी ये नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। यूपीएससी ने भी पूछा, अन्य वनडे एग्जामों में भी बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। यहां पर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूर्व के वीडियो से देख लीजिएगा। यहां पर पहला अध्यक्ष 9 दिसंबर को जब संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वहां अध्यक्ष बनाए। तो पहला अध्यक्ष किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को। पहला अस्थायी अध्यक्ष तब भी यही, और अस्थायी अध्यक्ष तब भी यही। और अस्थायी अध्यक्ष में अगर पूछा जाए, पहला अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम आता है। और फिर उसके बाद उपाध्यक्ष में भी हमने आज ये बात स्पष्ट की, उपाध्यक्ष में डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी का मतलब है हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये नाम आपको ध्यान रखना है। इसके पुनः आगे हम चलते हैं तो आगे चलने पर देखेंगे और क्या तथ्यों पर बी.एन. राव जी पर बार बार क्वेश्चन पूछा गया, बशर्ते उसकी भाषा शैली हर बार चेंज कर दी गई। और हमने बताया है कि जब तक आप प्रश्नों की भाषा को समझ नहीं पाते हैं तब तक आप वाजिब उत्तर नहीं दे पाते, और ये आपकी असफलता का एक प्रमुख कारण बनता है। देखिएगा हम लोग यहाँ पर देखें कि बी.एन. राव जी पर, तो बी.एन. राव क्या है, बी.एन. राव इनका पूरा नाम हमने आपको पहले भी बता रखा था। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, अगर ये क्वेश्चन आता है, प्रारूप तैयार किसने किया, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो ये मैं बता चुका था कि भारतीय संविधान के प्रारूप के निर्माता बी.एन. राव जी, प्रारूप तैयार किया इन्होंने। अब यहां से ये तो एक बात हो गई थी। उसके बाद बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है डॉक्टर बी.एन. राव पर कि भारतीय संविधान सभा के, यहां पर ध्यान रखेंगे, संविधान सभा के। अब क्या है, इसी बात को कई प्रश्नों के रूप में एक ही बात है, एक ही आंसर, संविधान सभा का वैधानिक परामर्शदाता, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान सभा का वैधानिक परामर्शदाता, तो आपको ध्यान रखना है बी.एन. राव जी हैं, बेनेगल नरसिंह राव जी हैं, डॉक्टर अंबेडकर नहीं है। और फिर दोबारा प्रश्न पूछता है विधिक सलाहकार, भारतीय संविधान सभा का विधिक सलाहकार किसे बनाया गया, तो विधिक सलाहकार, अब देखिएगा शैली चेंज हो रही, सलाहकार, अब देखेंगे शैली चेंज हो रही, प्रश्न चेंज हो रहा, उत्तर वही है, केवल प्रश्न की भाषा चेंज हुई। अब फिर तीसरे आधार पर इसने पूछा है संवैधानिक सलाहकार, तब भी आपको ध्यान रखना है संवैधानिक सलाहकार, तब भी आपको ध्यान रखना है आंसर यही होगा, क्या, बी.एन. राव। अब फिर पूछता है भारतीय संविधान का प्रारूप निर्माता, तो हमने पूर्व में लिख दिया है कि इसका प्रारूप किसने तैयार किया, प्रारूप किसने बनाया। पिछली क्लास में भी हमने बताया था, लगभग 195 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात बी.एन. राव जी ने यह महत्वपूर्ण काम किया कि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया, और उसी प्रारूप की जांच हेतु एक प्रारूप कमेटी बनाई गई थी, डॉक्टर अंबेडकर जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे और 6 उनके मेंबर थे, उस पर भी मैं बात कर चुका था। अब उसके बाद आप देखेंगे फिर तथ्यों पर, अगले तथ्यों पर क्या बात आती है, इसको भी आपको एक एक बिंदु को ध्यान रखना है। ये केवल और केवल प्रश्नों की भाषा चेंज करके प्रश्न तैयार किए गए। अब देखेंगे संविधान सभा की बैठकें, बार बार ये बात हुई है, बार बार ध्यान रखना है आपको। संविधान सभा की बैठकें, संविधान सभा की बैठकों पर अगर हम चर्चा करें, संविधान सभा की बैठकें, अब इस संविधान सभा की बैठकों पर बात करें
तो टोटल जो बैठकें होती वो 12, ये ध्यान रखना है, बार बार हम बता रहे हैं। संविधान सभा की बैठकें कितनी होती है? 12 बैठकें होती। ये कुल बैठकें कितनी है? कुल कितनी है? 12। और इसमें आपको ध्यान रखना था, हमने पहली बता दी थी, दूसरी बता दी थी, तीसरी बता दी थी। पहली 9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर, तीसरी 13 दिसंबर। तरीका इसका बताए थे 9, 2, 11, 2, 13। लेकिन यहां आज हम जो बात करेंगे संविधान सभा की पहली बैठक, तो ये 9 दिसंबर 1946 को होती, ये ध्यान रखना है। और इस पर हुआ क्या था, इस पर आपको बता चुके हैं। भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। अब यहां पर जो बात करनी है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो 24 जनवरी 1950 को होती, 24 जनवरी 1950 को होती। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर ध्यान इसलिए रखना है कि इस डेट पर से कई सारे प्रश्न निकाले गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, और उन प्रश्नों को आपको ढंग से ध्यान रखना है। क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं? 24 दिसंबर को 12वीं बैठक कहें या अंतिम बैठक कहें, यह क्या है? 12वीं बैठक भी है और इसी को अंतिम बैठक भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अंतिम बैठक। भारतीय संविधान सभा की 12वीं बैठक की अंतिम बैठक कब हुई? तो आंसर होगा उसका 24 जनवरी 1950 को। अब इस 24 जनवरी 1950 की जो बैठक हो रही है, इस पर क्या क्या हुए? तो एक तो ध्यान रखना है, जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, आपने सुना होगा, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, इस राष्ट्रगान को स्वीकृति प्रदान की गई। कब? 24 जनवरी 1950 को, यह भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक में। दूसरा आप देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा जो रहती है, इसे संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यह आपको दूसरी बात ध्यान रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अब संसद के रूप में परिवर्तित हो गई और संसद ने काम करना शुरू कर दिया। फिर तीसरी बात पर भी मैंने बताया था, सर्वसम्मति से क्या किया गया था? सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। चौथी चीज आपको ध्यान रखना है, इसी दिन क्या किया गया? भारतीय संविधान पर 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे। ये आपको संख्या ध्यान रखनी है, 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर कितने व्यक्तियों के हस्ताक्षर किए गए? तो 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए हैं। और अगर इस पे पूछा जाता है कि पहला हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया, तो आपको ध्यान रखना है, बलवंत राय मेहता जी रहते हैं और बलवंत राय मेहता जी के द्वारा पहला हस्ताक्षर संविधान पर किया गया। संविधान तैयार पूरी तरीके से, पीछे आप एक डेट सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्णतया तैयार हो गया था या पूर्णतया तैयार हो गया था। और उस पर हस्ताक्षर कब होते हैं? संविधान सभा की अंतिम बैठक में हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए? तो 284 व्यक्तियों को ध्यान रखना है कि 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें पहला हस्ताक्षर बलवंत राय मेहता जी का होता है। फिर इसके पश्चात हम लोग चले कि भारतीय संविधान, ये समयावधि हमने बात कर ली थी उसी वीडियो में, कि भारतीय संविधान जो बनकर के तैयार हुआ वो तैयार होता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, अर्थात लगभग 3 वर्षों में। और इन 3 वर्षों में जो भारतीय संविधान तैयार किया गया, उस पर अगर खर्च की सीमा की बात करें तो देखिए 2 तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। भारतीय संविधान पर, संविधान निर्माण पर कुल खर्च कितना आया? तो कुल खर्च को अगर देखेंगे 63,96,729 रुपए, यह आता है कुल खर्च। और इसको मोटे तौर पर आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए, 64 लाख रुपए खर्च हुए। और इसका अगर एक्यूरेट डाटा आपसे एग्जाम वाले पूछते हैं तो यह ध्यान रखना है 63,96,729 रुपए भारतीय संविधान के निर्माण पर कुल खर्च आया था। अब देखेंगे अगर इसी तरीके से हम बात करें कि भारतीय संविधान बना कितने दिन में, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कुल खर्च की बात हुई। इस पे और पूछ लेता है भारतीय संविधान में शब्द सीमा कितनी है, शब्द सीमा टोटल कितनी है? तो शब्द सीमा, भारतीय संविधान अंग्रेजी में ड्राफ्ट किया गया है
अंग्रेजी में लिखा गया है। अगर इसको आप ध्यान रखेंगे तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यह भी प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान में शब्द सीमा कितनी है। तो वो जो अंग्रेजी में शब्द सीमा है, अंग्रेजी में भारतीय संविधान की शब्द सीमा कितनी है, अंग्रेजी में शब्द सीमा संविधान की, संविधान में अंग्रेजी में शब्द सीमा कितनी है। तो ये शब्द सीमा ध्यान रखनी है 1,46,385 शब्द, 1,46,385 कुल शब्द हैं, ये दिए गए हैं। लेकिन परीक्षा में आप देखेंगे तो इस पर जो पूर्व में प्रश्न पूछा गया है यूपी द्वारा, वो प्रश्न ये रखा गया है कि इसके आसपास का प्रश्न पूछा गया है, एक्यूरेट ये संख्या अभी नहीं पूछी गई। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में अंग्रेजी में कुल शब्द सीमा कितनी है, 1,46,385 कुल शब्द सीमा है। अब उसके बाद कुछ और तथ्यों पर गौर करते हैं, और तथ्यों पर गौर करने पर देखेंगे, जब भारतीय संविधान सभा का अंतिम भाषण हो रहा था तो अंतिम भाषण के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक भारतीय संविधान के संबंध में बात की थी कि भारतीय संविधान में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर के भाषण की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, भारतीय त्रिमूर्ति। अब अगर इस पर देखेंगे कि संविधान सभा के समापन भाषण में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किन शब्दों को दिए गए, किन शब्दों को त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है, ये आपकी परीक्षा पूछ रहे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये जो ये शब्द हैं, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी, और इनके लिए आता है फ्रांसीसी क्रांति के महत्वपूर्ण 3 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिस पर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उस स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात संविधान के कई भागों में की गई है, चाहे वो प्रस्तावना हो, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, नीति निर्देशक तत्व हो, मौलिक कर्तव्य हो, इनके माध्यम से प्रयास किया गया है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सबको मिले। यहां बंधुत्व के स्थान पर अगर बंधुत्व शब्द नहीं रहता है तो ध्यान रखिएगा एक शब्द आएगा भाईचारा। ये 3 शब्द भारतीय संविधान सभा के समापन भाषण में डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों के या भाषण के त्रिमूर्ति के शब्द के रूप में जाने जाते हैं। ये आपको महत्वपूर्ण 3 शब्द ध्यान रखने हैं। उसके पश्चात अगर पुनः देखेंगे तो एक बिंदु पर हम लोगों ने पहले भी बात किया था, फिर से और उसको स्पष्ट कर लेते हैं। देखिएगा एक डेट है 26 नवंबर 1949 की, ये डेट है 26 नवंबर 1949 की। इस डेट से आप बाखूबी वाकिफ है, पहले भी मैं बता चुका हूं। इस दिन क्या हुआ, भारतीय संविधान तैयार हो गया पूरी तरीके से, और क्या है, तैयार होने के पश्चात आंशिक रूप से लागू भी किया गया। और अगर आप आगे का चैप्टर पढ़ेंगे प्रस्तावना, आंशिक रूप से लागू भी हुआ। अगर आगे का अंग्रेजी में देखेंगे तो एडॉप्ट शब्द की बात आएगी, भारतीय संविधान कब एडॉप्ट किया गया, तो एडॉप्ट करने की डेट आएगी 26 नवंबर 1949। देखिएगा जो 26 नवंबर की डेट है, इसको प्रतिवर्ष क्या किया गया, तब से विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। किस रूप में, विधि दिवस के रूप में 1949 से। लेकिन बीजेपी सरकार ने, जो सत्ता में शासन में है इस समय, बीजेपी सरकार ने क्या किया था, डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती, आप याद करिए उस समय का अगर करंट पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर क्या किया गया, ये जो 26 नवंबर विधि दिवस था, इसको क्या किया गया, संविधान दिवस के रूप में क्या किया गया, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ कर दिया गया। तो कब से, तो यह ध्यान रखना है आपको कि 2015 से। यह आपको वर्ष ध्यान रखना है कि भारत में संविधान दिवस कब से मनाया जाना शुरू किया गया, तो 2015 से। और किस डेट पर, 26 नवंबर
26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। किस वर्ष से? वर्ष 2015 से। इस तथ्य पर आपको गौर करके ध्यान रखना है। इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं, पुनः ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहेंगे। या तो इस पर क्वेश्चन रिपीट होगा किस वर्ष से मनाया जाना शुरू किया गया, या तो प्रश्न ये रिपीट किया जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर की किस जयंती पर। तो 125वीं जयंती के रूप में 25वीं जयंती पर इस विधि दिवस को संविधान दिवस के रूप में बदल दिया गया। ये आपको तथ्य ध्यान रखना है। दूसरी चीज एक और डिबेट कर लेते हैं। भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन हुआ था, वो पहला निर्वाचन जो उनका हुआ था मुस्लिम लीग की ओर से हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन किसमें? संविधान सभा में। निर्वाचन संविधान सभा में। अब संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था, संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था, वो निर्वाचन कैसे? पहली बार उनका जब हुआ था निर्वाचन, तो पूर्वी बंगाल से या पूर्वी पाकिस्तान या पूर्वी बंगाल से कह सकते हैं, पूर्वी बंगाल से। और ये निर्वाचन जो हुआ था वो मुस्लिम लीग की सीट पर हुआ था। मुस्लिम लीग के सहयोग से इनका निर्वाचन पूर्वी बंगाल से हुआ। इनका दूसरी बार, या कह सकते हैं कि जब भारत आजाद हो गया तो ये बंगाल का पूर्वी हिस्सा या पूर्वी बंगाल का हिस्सा आगे चल करके पूर्वी पाकिस्तान कहलाता है। पूर्वी पाकिस्तान कहलाता है। और इस पूर्वी पाकिस्तान को आगे चल करके हिंदुस्तान के सहयोग से वर्ष 1971 में क्या बना दिया गया? बांग्लादेश एक आजाद देश के रूप में बन गया। बांग्लादेश, ये जो बांग्लादेश बना, इसकी कहानी ये। अब इसको देखेंगे तो दोबारा इनका निर्वाचन, जब पाकिस्तान और भारत अलग अलग हो गए तो पूर्वी बंगाल जिस क्षेत्र से वो निर्वाचित होकर के आए थे, वो क्षेत्र चला गया किसके क्षेत्र में? पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के क्षेत्र में चले जाने के कारण क्या होता है कि पुनः इनका निर्वाचन कहां से किया गया? तो ये ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में एक पुणे की सीट थी कांग्रेस की। पुणे, महाराष्ट्र में क्या है? पुणे की सीट से। तो पुणे की सीट से, पुणे से इनका निर्वाचन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोग से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोग से दोबारा इनका निर्वाचन महाराष्ट्र होता है। तो प्रश्न देखा होगा, प्रश्न इस पर कई बार पूछा गया, तो उस प्रश्न पर कई बार अलग अलग तरीके की बातें की गई हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर स्वतंत्रता के पूर्व पूछता है तो पूर्वी बंगाल से इनका निर्वाचन बंगाल से हुआ था या पूर्वी बंगाल से, और अगर स्वतंत्रता के बाद निर्वाचन पूछा जाएगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र की पुणे सीट से, पुणे सीट को खाली करा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इनको निर्वाचित किया और संविधान सभा में पहुंचाया गया। फिर उसके बाद अगर देखेंगे और तथ्यों पर क्या गौर कर सकते हैं, जहां जहां पर समस्याएं होती हैं, मैंने उन्हीं बिंदुओं को लिया है ताकि आपका एग्जाम आसान हो सके और आपका जो पुस्तकों से उत्पन्न या कुछ आपको पढ़ाने वालों या आपके पढ़ने के कारण जो उत्पन्न कंफ्यूजन हुआ है वो दूर हो सके। अब और तथ्यों पर बात करें तो भारतीय संविधान सभा में अगर सदस्यों की बात करें तो कुल सदस्यों की बात मैं कर चुका था आपसे। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या पर बात हो चुकी थी, सदस्यों की संख्या पर बात हो चुकी थी। लेकिन एक और बात कर लेनी है कि उसमें एससी सदस्यों की संख्या कितनी थी, एसटी सदस्य कितने थे, और क्या कहते महिला वर्ग से कितने सदस्य आए थे, यह ध्यान रखना है। देखिएगा, क्योंकि भारतीय संविधान सभा ना तो किसी एक दल का, ना ही एक किसी धर्म का, और ना ही किसी एक वर्ग का, ना ही किसी एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही थी, वो संपूर्ण देश के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसलिए उसकी सर्वसम्मति और उसकी सूझबूझ का नतीजा ही रहा कि हमारा देश इस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई पड़ावों को पार करता हुआ, कई आपदाओं को पार करता हुआ, जैसे आप देखते हैं कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई जब लोकतंत्र लगा कि लोकतंत्र जैसा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को उसी सांचे या ढांचे में बदला। अगर इस पर देखेंगे तो 80 सदस्यों की जो संख्या थी संविधान सभा में वो 26 मिलती है। कितनी मिलती है? 26। एसटी सदस्य जो थे, शेड्यूल्ड ट्राइब से अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26 थी और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या
33 थी। और महिला सदस्यों की संख्या, इस पर कई बार गलत क्वेश्चन पूछे गए हैं और गलत ऑप्शन भी दिए गए। तो आपको ध्यान रखना है, जो महिला सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। और ये 15 महिलाएं हैं जिनमें से आप कुछ से रूबरू होंगे। सरोजिनी नायडू जी, सुचेता कृपलानी जी, हंसा मेहता जी, दुर्गा पई जी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, इन लोगों से आप वाकिफ होंगे। और इनके 15 नामों की एक कॉपी आपको वीडियो के लास्ट में दे दी जाएगी, उससे आप नोट कर सकते हैं 15 महिलाएं कौन सी थी। अभी तो ऐसा कोई क्वेश्चन इसी का बार बार पूछा गया है, लेकिन जब भी आप महिला सशक्तिकरण पर या महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर या महिलाओं की सहभागिता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इस देश को लोकतांत्रिक बनाने में क्या रही है, तब आपको यहां से इन नामों की आवश्यकता पड़ सकती है। या फिर आपके प्रीलिम्स एग्जाम में देखेंगे तो आगे आने वाले 1-2 वर्षों में ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा में नहीं थी या कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा में थी। इसको देख लेंगे। उसके बाद कुछ छोटी छोटी और शब्द देख लेंगे, जैसे भारतीय संविधान चर्चा परिचर्चा और बहस से तैयार तो हो रहा था, अंततः उसे जिस रूप में लिपिबद्ध किया गया है, लिखा गया है, वो लिपिबद्ध करने का काम किसने किया? भारतीय संविधान को लिपिबद्ध किसके द्वारा किया गया? ये आपको ध्यान रखना है। ये नया प्रश्न आपको बनता चला जाएगा। और पुस्तकों में जो पुरानी है, आप कई पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तब जाकर के आपके एग्जाम के लिए आप पूर्ण होते हैं। और इसका नतीजा होता है कि कोई आपका अच्छा मार्गदर्शक या कोई अच्छा टीचर हो तो आपकी इस समस्या का समाधान वो निकाल सकता है। इसीलिए आपको कोचिंग क्लासों की, इसीलिए आपको किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता या शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। यहां पर देखेंगे भारतीय संविधान को लिपिबद्ध किसने किया, लिपिबद्ध किसने किया या लिखा किसने? तो लिखा किसने या लिपिबद्ध किसने किया? तो यहां पर आपको नाम ध्यान रखना है, श्याम बिहारी रायजादा। यह नाम आता है श्याम बिहारी रायजादा का। तो भारतीय संविधान को लिपिबद्ध करने का या हस्तलिपि से या हैंड राइटिंग में लिखा किसने? तो श्याम बिहारी रायजादा को ध्यान रखना है। अब इसी तरीके से उस संविधान को सजाने का काम किसने किया, चित्रकारी किसने की? तो भारतीय संविधान में जो चित्रकारी की गई है वो आपसे अगर पूछा जाए तो शांति निकेतन के चित्रकारों ने किया है। संविधान की जो चित्रकारी हुई है उस संविधान को लिपिबद्ध श्याम बिहारी रायजादा ने किया, लेकिन चित्रकारी किस चित्रकार ने की? तो आप ध्यान देंगे शांति निकेतन के नंदलाल बोस ने क्या किया? अपने सुंदर सुंदर चित्रों से नंदलाल बोस ने अपने सुंदर सुंदर चित्रों से इसका चित्रांकन किया है और इसे खूबसूरत सजाया है, बेहतर किया। अब इन बिंदुओं के पश्चात आपके लगभग भारतीय संविधान सभा के तथ्य पूर्ण हो जाते हैं। और अगर कोई तथ्य बचता है तो मैं आगे की क्लासों में भी उन तथ्यों पर चर्चा कर दूंगा। एक आपको इसके पश्चात एक आपको पीडीएफ मिल जाएगा या उस पर एक हार्ड कॉपी पड़ी होगी और उस हार्ड कॉपी पे देख लीजिएगा। एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, उसकी चर्चा मैं पूरी क्लास पे नहीं कर सकता, बस आपको समझा सकता हूं कहां पर कंफ्यूजन होता है। पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत में पहला विधि मंत्री, पहला शिक्षा मंत्री, पहला स्वास्थ्य मंत्री, पहला संचार मंत्री, और फिर कभी पूछ लेता है 1946 के मंत्रिमंडल में, 1946 का जो मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसमें कौन किस पद पर था। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक लिस्ट बनी मिलेगी, वो लिस्ट इस तरीके से मैं आपको समझा दे रहा हूं। और इस लिस्ट में लिखा गया है, पहले लिखा होगा पद, फिर लिखा होगा 1946 का मंत्रिमंडल, 1946 का मंत्रिमंडल, और तीसरे कॉलम पे मंत्रिमंडल के पश्चात एक ही जगह आपको लिखा होगा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसा किया गया है। तीसरे कॉलम में आपको मिल जाएगा स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में, क्या मिल जाएगा? आजाद भारत में गठित मंत्रिमंडल। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इस मंत्रिमंडल के सदस्य पाकिस्तान जा चुके थे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था। तो आजाद भारत कहे या स्वतंत्र भारत या 1947 के पश्चात, तो आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर जैसे पहले पद पे देखेंगे तो अध्यक्ष पद देखेंगे तो अध्यक्ष पद में परिवर्तन मिलेगा। पहले कौन है? यहां 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड माउंटबेटन जी हैं अध्यक्ष पद पर। और जब आजाद भारत होता है तो सी राजगोपालाचारी। और यही राजगोपालाचारी अगर देखेंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, गोपालाचारी जी इसके पूर्व किस पद पर थे? इसके पूर्व अगर आप देखेंगे तो राजगोपालाचारी जी 1946 के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री होते हैं।
अगर उपाध्यक्ष पर देखेंगे तो उपाध्यक्ष पर लिस्ट बनी होगी, उपाध्यक्ष पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यहां पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते, आजाद भारत में भी पहले भी। या फिर आप पीएम के रूप में देखेंगे तो पीएम के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। गृह मंत्री को अगर देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी यहां पर भी रहते, वहां पर भी रहते। फिर अगर आप देखेंगे राजेंद्र प्रसाद जी को तो खाद्य एवं रसद मंत्री यहां पर भी थे, यहां पर भी थे। लेकिन अब अगर आप चले जाएं शिक्षा पर, तो शिक्षा पर 1946 में श्री राजगोपालाचारी जी मिलेंगे, और आजाद भारत में पहला शिक्षा मंत्री तो डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद जी मिलेंगे। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां पर 1946 के मंत्रिमंडल में श्री राजगोपालाचारी जी हैं और स्वतंत्र भारत में डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। विधि मंत्री के रूप में देखेंगे तो 1946 में जोगेंद्र नाथ मंडल जी हैं, लेकिन आजाद भारत में आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन तथ्यों पर जितना मैंने आज पढ़ाया, इस पर सबसे ज्यादा जो प्रीलिम्स एग्जाम है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन पर प्रश्नों पर जो कंफ्यूजन होता है या जो प्रश्न आते अधिकांशता रहते हैं और जिन पर किताबें स्पष्ट नहीं कर पाती हैं, मुझे उम्मीद है कि इस क्लास से आपको आगामी परीक्षाओं में बेहतर लाभ मिल जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या इसको आप लिपिबद्ध कर सकते हैं।